अभी आप जीन को पढ़ेंगे, जो 2000 में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, उसमें यही पाया गया है कि जो जीन जो है वह अपना बिहेवियर बदलने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसको आप एक बेहतर एनवायरनमेंट दें। यानी कि ऐसी कई बीमारियों को जो जेनेटिक थी, एपिजेनेटिक्स ने ये प्रूव कर दिया है, और ये मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ। एक एग्जाम्पल है, और वो रियल एग्जाम्पल है, उसे सब जानते हैं। हमारे पास एक बीमारी आती है शिखा, हाँ जी। जिसे हम सेलियक डिजीज कहते हैं। सेलियक डिजीज, SCELIAC। सेलियक डिजीज बेसिकली हमारे पास एक जीन होती है जो सेलियक डिजीज को क्रिएट करती है। अच्छा। लेकिन वो जीन चुपचाप पड़ी रहती है जब तक कि उसे ग्लूटन ना मिले, वो गेहूं का हो या जौ का हो, ठीक है ना। तो जैसे ही उस ग्लूटन हम खाएंगे और वो जीन अगर हमारे अंदर है, तो हमें सेलियक डिजीज हो जाएगी। सेलियक डिजीज में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाएगी। कई बार हमारा रेसिस हो जाएंगे, अस्थमा हो जाएगा, आप समझिए कि पूरी बॉडी में रेसिस हो सकते हैं, ऑटो इम्यून हो सकता है। ओके। कोई भी ऑटो इम्यून, खतरनाक से खतरनाक, वेट कम होना शुरू हो जाएगा, और इससे भी खतरनाक है कि आपका ब्रेन इन्फ्लेम्ड होकर आपका बिहेवियर बदल सकता है ऑन द स्पॉट। ये इतना खतरनाक होता है। तो इमीडिएटली वो ग्लूटन बाहर निकाला जाता है पेट से, कई बार शक किया जाता है। अच्छा। लेकिन यहां से चौंकाने वाली बात समझिएगा। अमेरिका में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, ये फाइबर फ्यूल्ड नाम की एक किताब है, ठीक है ना, विल बुल्शेविस्की, ये डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट दिखाई है, और ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, फाइबर फ्यूल्ड। उन्होंने कहा कि 35% अमेरिकन के पास ये जीन है। अच्छा। लेकिन ये 35% लोग पूरा ग्लूटन खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोगों को ही ये बीमारी हो रही है, 34% को नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए हो रहा है कि याद रखिएगा, जिस जीन को, उनके लिए ये जेनेटिक बीमारी हो गई है, बाकी के लिए क्यों नहीं हो रही। तो चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी जो जीन है जहां पर ये बीमारी नहीं है, उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा कि वो अपने आप को टर्न ऑन कर पाएं या एक्सप्रेस कर पाएं। तो हम जीन से परेशान नहीं है, जेनेटिक एक्सप्रेशन से परेशान है। ये फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं? तो ये पाया गया है कि बेसिकली हम 23,000 जीन के साथ जीते हैं। क्या आपको पता है, वीट में जो खाना हम खाते हैं, वीट, उसमें 24,000 से ज्यादा जीन्स हैं। एक वोर में वो शायद 25,000 से ज्यादा जीन है। जबकि हमारी जीन जो है हमें प्रोटीन बनाने के लिए काम आती है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी को हमारी प्रोटीन चाहिए, और हमारी बॉडी भी प्रोटीन है। अब सवाल उठा था कि जब 2000 में ये ढूंढा जा रहा था कि कितनी जीन है हमारे पास, तो जो इसका हेड थे, उन्होंने ये सोचा था कि करीब करीब ये 2 लाख से ऊपर मिलेंगी। फिर दूसरी बार उन्होंने सोचा, जब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगा, शायद 1,41,000 जीन मिलेंगी। फिर आगे बढ़ा तो सोचा कि 1 लाख के करीब मिलेगी, और लास्ट में 23,680 जीन मिली। लेकिन वो चौंक गए कि आखिर इतनी जीन से इतनी प्रोटीन, जो 1,40,000 तरह की प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो ये सेल बना रही हैं, जो 60 ट्रिलियन है, ये कैसे बना रही हैं। तो एक चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे पास ये 23,680 जीन नहीं है, बल्कि जो हमारे गट के जो बैक्टीरिया हैं, वह हमें अलग से जीन दे रहे हैं। वो हमारा ही पार्ट है, वो हमारा ऑर्गन है। उनको हमने अब तक अलग माना हुआ है, पर वो हमारा एक फॉरगॉटन ऑर्गन है, जहां पर करीब करीब 2 से 4.4 मिलियन, यानी कि 20 लाख से 44 लाख जीन अलग है हमारे पास। और ये जीन बेसिकली उन 23,000 जीन को, उधर एक जीन के हिस्से में इधर 100 जीन आ रही है मिनिमम, 100 से 200। ये जीन बेसिकली उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। तो ये पाया गया कि जिन लोगों के पास गुड बैक्टीरिया अच्छे थे, उनकी जो जीन थी, वो उन्होंने उस बैड जीन को एक्टिवेट नहीं होने दिया जो बीमारी वाली थी। लेकिन जिन लोगों के पास बैड बैक्टीरिया थे और गुड बैक्टीरिया की कमी थी, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पाया गया कि ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, इससे पहले ये जेनेटिक मानी थी। तो उन्होंने कहा है कि ये जेनेटिक विद सम कंडीशंस है, कि यानी कि आपका गट बैक्टीरिया अगर पूरी तरह से ऑल्टर्ड होगा, तभी ये बीमारी काम करेगी। है ना कमाल की बात। मैं एक किताब पढ़ रहा था, द बार्किंग द रोंग ट्री, ऐसे ही है, एक बड़ी अच्छी बुक है, मैं उसका नाम भूल जाता हूं। उसमें ये पहली पेज पर आया है या दूसरे पेज पर आया। उन्होंने कहा है कि कुछ बच्चों में एक जीन होती है जो बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं रखते।
पर जब उन बच्चों को एक ऐसे माहौल में रखा गया जो बहुत लविंग था, फुल ऑफ कंपैशन था, उनको इंटरनल अर्थक्वेक में नहीं जाने दिया, यानी कि उनको एंग्जाइटी नहीं होने दी, तो कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने टिफिन को शेयर करना शुरू कर दिया और बड़े होकर उन्होंने बहुत डोनेट और कंट्रीब्यूट किया। यानी कि उनके पास वो जीन थे जिसमें वो बहुत सेल्फिश और वॉयलेंट होते, जबकि वो इसका उल्टा कर रहे थे। इपिजेनेटिक्स यही कहती है कि आप माइंड और गट के द्वारा वह माहौल क्रिएट करिए, और यही आपकी वेगस नर्व भी आपसे चाहती है। फिर भी वेगस नर्व के लिए एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको बाहर से करनी पड़ती हैं, ये लेकिन ये पुरानी चीज़ें हैं। तब ये माना जाता था कि आपको माइंड की स्ट्रेस नहीं है, और 70 साल पहले आपके गट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुई थी। तो उस समय आयुर्वेदा भी काम करता था और उस समय आपकी बाकी कलाएं भी काम करती थी। तो उस समय ये कहा जाता था कि आप ठंडे पानी में डुबकी लगाओ। तो जो गंगा जी की डुबकी है वो सचमुच में डिवाइन है, या यमुना की डुबकी है साफ पानी में, कि आप डुबकी लगाइए, उस डुबकी से आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन वो तब है कि जब आपका माइंड शांत हो और गट के बैक्टीरिया शांत हो। वो चीज़ बदल गई है। इसीलिए आज के ज़माने में आयुर्वेदा की अपनी पूरी पावर को हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास न वो माइंड रहा जो शांत था, न वो गट रहा जो फुल ऑफ बैक्टीरिया था। और दूसरा है कि यहाँ पर आप इसको कई बार यहाँ पर मसाज करिए इस तरह से। और तीसरी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा वो अपने अपान प्राण क्रिया को करते हुए शांत हो जाएं। विपස්සना उसका एक बहुत बढ़िया साधन है। या कोई भी आप मेडिटेशन करते हैं जिसमें आप हिले नहीं, तो आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सर, जैसे अभी आपने बात करी कि जीन्स में भी अगर कोई बीमारी पड़ी हुई है, वो भी हम उसको मतलब एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं अगर हम अपने गट बैक्टीरियाज को ठीक कर लें। एग्जैक्टली ऐसा एपिजेनेटिक्स कहती है कि आपका जीन का एक्सप्रेशन आपके माइंड, गट, इवन बाहर के माहौल से भी डिपेंड करता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर अचानक टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो बॉडी की रिएक्शन वो भी तो जेनेटिक एक्सप्रेशन ही है। जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है, याद रखिएगा, वह एक्सप्रेशन ऑफ योर जीन्स ही है, जिसे आप माहौल बदल कर ठीक कर सकते हैं। इसी को हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की एक किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उनकी बहुत सारी वीडियो भी आप पढ़ सकते हैं।